पुलिस वाला अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि वो एक कमरे में बंद है जहां 4 लोगों की कटी हुई लाशें पड़ी हैं। पुलिस वाले का हाथ एक खंबे से बंधा हुआ था। पुलिस वाला चीखता है, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी दरवाजा खुलता है और एक आदमी अंदर आता है, कसाई खाने का छुरा लेकर। पुलिस वाला उसे देखता है और कहता है, तुम जो कर रहे हो अरिंदम, वो सही नहीं है। आज नहीं तो कल तुम पकड़े जाओगे और तुम्हें हर एक आंसू का हिसाब देना होगा। मैं ये जानबूझकर नहीं कर रहा, ये मेरी मजबूरी है। मुझे और मेरी पत्नी नीतू को इंसानों का मांस खाना बहुत पसंद है। हमने कई दिनों से इंसान का मांस नहीं खाया है, मगर आज हमारे घर दावत होगी और इसका सारा श्रेय आपको जाता है पुलिस वाले जी। नहीं नहीं नहीं। गुस्ताखपुर के सेक्टर 36 में अनुपम और शीतल दोनों लिव इन में रहते थे। एक दिन दोनों मिलकर घर में बिरयानी बना रहे थे। बिरयानी तो हम बना रहे हैं शीतल, मगर बिना रायते के मजा नहीं आएगा। जाओ दुकान से रायता लेकर आ जाओ। नहीं, मैं नहीं लेकर जाऊंगी। इतनी रात हो चुकी है, पहले बताना नहीं हुआ? ठीक है, रात का बहाना करके तुम बच गई, मगर कल सुबह दूध और नाश्ता लेने तुम्हें ही जाना होगा। तुम बिरयानी पर ध्यान दो, मैं रायते के लिए खीरा और दही लेकर आता हूँ। अनुपम रायते का सामान लेने के लिए दुकान की ओर जाता है। सेक्टर 36 की दीवारों पर कई लापता लोगों की तस्वीरें लगी हुई थीं। जब अनुपम दुकान जा रहा था, तब उसे एक लड़की की आवाज आती है। एक्सक्यूज मी, भाई सुनो ना, मेरे हाथों में भारी सामान है, क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर देंगे? मेरा घर यहीं पास में है। जी बिल्कुल, लाइए मैं उठा लेता हूँ। वो लड़की अनुपम को एक पुरानी बिल्डिंग के पास ले जाती है। काफी देर हो गई है ना? हाँ, बस आ ही गया। मेरा घर और बस 5 मिनट ही दूर है। बहन जी, बुरा मत मानिएगा, पर ये गठरी बहुत भारी है और इसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही है। पीछे से एक लड़का अनुपम के सिर पर रॉड मारता है और अनुपम वहीं गिर जाता है। इंसान के सड़े गले मांस से बदबू तो आएगी ही ना। जिस गठरी को तू लेकर आया है, उसमें इंसान के दिमाग पड़े हुए हैं। अरे तुमने तो कमाल कर दिया, एक तीर से 2 निशाने। दिमाग के साथ इंसान भी ले आई। आज तो दावत होगी। अनुपम के सिर से खून बह रहा था। मुझे छोड़ दो, मेरी गर्लफ्रेंड मेरा इंतजार कर रही है। अरिंदम और नीतू कसाई खाने के बड़े छुरे निकालते हैं और अनुपम को काटने लगते हैं। जहां वो अनुपम को काट रहे थे, वो सेक्टर 36 का वही इलाका था जहां कोई आता जाता नहीं था। अनुपम की चीख सुनकर किसी आम इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते। दूसरी ओर शीतल अनुपम का इंतजार कर रही थी। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए। उसने अनुपम को कई बार कॉल किया, मगर अनुपम ने एक भी कॉल नहीं उठाया। शीतल अनुपम की तस्वीर लेती है और सेक्टर 36 में बनी पुलिस चौकी में जाती है। उस रात चौकी में इंस्पेक्टर शकुंतला की शिफ्ट लगी हुई थी। मैडम, मुझे एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी है। कैसी मिसिंग रिपोर्ट? किसकी मिसिंग रिपोर्ट? शीतल अनुपम की फोटो शकुंतला को दिखाती है। मैडम, इनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी है। ये कल रात को दुकान के लिए नीचे गए थे और वापस नहीं आए। अच्छा, कौन लगता है ये तेरा? ये मेरे प्रेमी हैं। प्रेमी मतलब बॉयफ्रेंड है ना? तो तुम लोग कहाँ रहते हो? हम लोग साथ में रहते हैं। शादी तुम लोगों ने की नहीं, फिर भी साथ में रहते हो? तो बस सुलझ गया केस, तुझे छोड़कर भाग गया वो। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। हम लोग पिछले 5 सालों से साथ रह रहे हैं, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। ठीक है, फोटो दे दीजिए और जाइए, कुछ पता चलेगा तो बताते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर राहुल वहां आता है। क्या हो गया शकुंतला मैडम, कोई परेशानी? ये देख, एक नया गुमशुदा का केस आया है। शीतल नाराज होकर घर की ओर जाने लगती है। तभी एक बच्चा उसके पास आता है। आंटी, मेरी बॉल गटर में गिर गई है, उसे बाहर निकाल दीजिए ना। बेटा,
किसी और से कह दो निकालने के लिए प्लीज। आंटी प्लीज निकाल दीजिए ना। ठीक है बेटा। शीतल बच्चे की बॉल को गटर से निकालने के लिए गटर में हाथ डालती है, मगर उसे वहां पर एक थैली नजर आती है। वो उस थैली को बाहर निकालती है और देखती है कि उसमें किसी आदमी का कटा हुआ हाथ था। शीतल तुरंत पुलिस को फोन लगाती है और शकुंतला और राहुल वहां आ जाते हैं। कटे हुए हाथ को देखकर शकुंतला कहती है, अरे ये हाथ किसी डॉक्टर ने डंप कर दिया होगा, किसी कुत्ते ने गलती से हाथ काटकर नाली में फेंक दिया होगा। क्या बकवास कर रही हैं आप? ये हाथ थैली में मिला है। ए लड़की, इज्जत से बात कर, इज्जत से। राहुल जाने दो, ठीक है, हम इस हाथ को लेकर जाते हैं और देखते हैं कि ये हाथ किसका है। शकुंतला और राहुल पुलिस चौकी चले जाते हैं। तभी राहुल को एक गुमनाम कॉल आता है। राहुल फोन उठाता है। राहुल जी, सेक्टर 36 की पुरानी बिल्डिंग के पास से काफी गंदी बदबू आ रही है। कई बच्चे बीमार भी पड़ गए हैं, सांस लेना मुश्किल हो गया है। एक बार आप आकर देख लीजिए ना। अब हम पुलिस वाले बदबू कहां से आ रही है ये ढूंढे। और कोई काम नहीं है क्या पुलिस वालों के पास? एक बार जांच कर लीजिए ना, क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए। जैसे कि लोगों के लापता होने का कारण आपको मिल जाए। आप अकेले जाइए और किसी को बताइएगा मत। क्या? हेलो हेलो। कॉल कट जाता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं जरा उस पुरानी बिल्डिंग के पास पेट्रोलिंग करके आता हूं। राहुल उस पुरानी बिल्डिंग के पास पहुंचता है और उसे तेज बदबू आनी शुरू हो जाती है। वो एक इमारत के अंदर जाता है और देखता है कि वहां एक बड़ी सी गठरी रखी हुई है। ये क्या है? शायद बदबू इसी में से आ रही है। राहुल गठरी खोलता है और देखता है कि उसमें कई लोगों के शरीर के अंग पड़े हुए हैं। ये दृश्य देखकर राहुल की आत्मा कांप उठती है। सही कहा था आपने, बदबू इसी गठरी में से आ रही थी। जैसे ही राहुल पीछे मुड़ता है, अरिंदम उसके सिर पर रॉड मार देता है। आज तो मजा ही आ जाएगा। मेरी पत्नी घर में खाने की तैयारी कर रही है। मैंने उससे वादा किया है कि आज किसी बड़े व्यक्ति का मांस ला कर दूंगा। अरिंदम उस पुलिस वाले को बांधकर एक कमरे में ले जाता है और उसे मार देता है। अगले दिन जब पुलिस चौकी में राहुल देर तक नहीं आता है तो शकुंतला एक अन्य पुलिस अधिकारी से कहती है, ये राहुल कहाँ है? छुट्टी पर है क्या? फोन भी नहीं लग रहा है। मुझे कुछ बताया भी नहीं उसने। जी, मुझे भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। आखिरी बार वो कल गए थे आपसे पूछकर, तब से अब तक गायब हैं वो। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। शकुंतला रात तक इंतजार करती है, मगर उसका कोई कॉल नहीं आता है और ना ही वो फोन उठा रहा था। वो दूसरे पुलिस अधिकारी से कहती है, ये अजीब है, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि राहुल ने मेरा फोन ना उठाया हो। कुछ तो गड़बड़ है। आखिरी बार वो टूटी फूटी बिल्डिंग के पास पेट्रोलिंग करने गया था। चलो देखते हैं वहां जाकर। शकुंतला और पुलिस अधिकारी उस पुरानी बिल्डिंग में जाते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें तेज बदबू आने लगती है। जैसे ही शकुंतला और अधिकारी थोड़ा अंदर जाते हैं कि तभी उन्हें किसी के चाकू से कुछ काटने की आवाज आती है। वो लोग आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे में पहुंचते हैं। नीतू राहुल के शरीर को काट रही थी। शकुंतला और अधिकारी ये दृश्य देखकर कांप जाते हैं। नीतू पीछे मुड़ती है और पुलिस वालों को देखकर डर जाती है। तुम सबकी तो मैं। शकुंतला नीतू के सिर पर 3 गोलियां मारती है। नीतू की वहीं मौत हो जाती है। अधिकारी, इसके पति को पकड़ो, सबको लेकर चौकी पहुंचो और राहुल के शव को भी ले चलो। जितना शव बचा है हम उतने को ही श्रद्धांजलि देंगे। सुबह होते ही पुलिस वाले अरिंदम को पकड़कर शकुंतला के सामने लाकर बिठा देते हैं। काफी देर तक शकुंतला उसे देखती रहती है। क्या हुआ? मुझे क्यों पकड़ा है? टूटी फूटी बिल्डिंग में कई सारी लाशें मिली हैं। सच सच बता, किसने किया ये सब?
किसने किया मतलब? मैंने किया, और कौन करेगा? क्यों क्यों मारा इतने लोगों को? बताऊंगा ना, पर आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगी। फिर भी मैं बता देता हूँ। ये सब मैंने अपनी पत्नी और मेरी भूख मिटाने के लिए किया। हम उन्हें काट कर खाते हैं, और क्या। इस तरह कितने लोगों को मारा है? बहुतों को मारा है। पहले तो एक छोटा किस्सा बताता हूँ कि कैसे मैंने शुरुआत की। देखिए, मैं नीतू के प्यार में पड़ गया था, मगर उसकी छोटी बहन हमेशा मेरे बारे में अपने घर पर बता देती थी। तो एक दिन नीतू और मुझे उसकी बहन एक कमरे में बिना कपड़ों के देख लेती है। नीतू अपनी ही बहन को पकड़ती है और गला घोंटकर मार देती है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने उसकी बहन को पकाकर खा लिया। तब से लेकर आज तक इंसान के मांस का स्वाद हमारी जुबान पर है, मगर इसमें मेरी पत्नी नीतू का कोई हाथ नहीं है। उठ, चल, कुछ दिखाना है। शकुंतला उसे उसी पुरानी बिल्डिंग में लेकर जाती है और उसी कमरे के पास। यही कमरा है ना जहां लोगों को काटता है? हाँ। जा अंदर। अरिंदम कमरे में जाता है और नीतू को मरा हुआ पाता है। नीतू? नहीं, नीतू! तुम लोगों की तो। शकुंतला तुरंत पिस्तौल से अरिंदम के सिर पर गोली मार देती है। सेक्टर 36 से सभी शव बरामद किए जाते हैं, जिसमें से एक सिर अनुपम का भी था। हम भूत प्रेत से इतना डरते हैं, जबकि वास्तव में इंसान से बड़ा राक्षस इस दुनिया में कोई नहीं है। एक रात की बात है। जगदीश टैक्सी चला रहा था। उसे किसी सवारी की तलाश थी। काफी समय से कोई ग्राहक उसकी टैक्सी में बैठा ही नहीं था। वो एक शमशान के पास गाड़ी लगाकर खड़ा हो गया। आज कोई ग्राहक मिल ही नहीं रहा है। ऐसा चलता रहा तो मेरा घर कैसे चलेगा? बच्चों की फीस कैसे जाएगी? और बस तभी शमशान का गेट खुलने की आवाज आई और फिर जगदीश की गाड़ी का दरवाजा खोलकर कोई अंदर बैठ गया। जगदीश देखने के लिए घूम ही रहा था कि उसे कोई आवाज सुनाई दी। जगदीश, पीछे घूमना मत, मुझे देखने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें तुम्हारे बच्चों की स्कूल फीस चाहिए ना, वो मैं तुम्हें दे दूंगी। मुझे सेक्टर 7 ले चलो। उस औरत की आवाज डरावनी थी। जगदीश घबरा गया। उसे लगने लगा कि वो आवाज किसी औरत की नहीं थी। वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी चलाने लगा। जगदीश के डर के मारे पसीने छूट रहे थे। वो चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। वो सेक्टर 7 के पास पहुंचा और उसने गाड़ी रोक दी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उसकी धड़कनें तेज हो गई। डर के मारे वो थड़थड़ाने लगा। जगदीश, पीछे मत मुड़ना, मैंने पैसे रख दिए हैं। टैक्सी का दरवाजा बंद होते ही जगदीश ने एक्सीलेटर दबाया और रफ्तार से गाड़ी चलाने लगा। काफी दूर आकर उसने अपनी गाड़ी रोक दी और लंबी सांस भरने लगा। जब उसने बैक सीट पर देखा तो वहां नोटों की गड्डी थी। वो कौन थी? कोई इंसान थी या भूत? जगदीश असमंजस में था कि उसकी गाड़ी में कौन सवार हुआ था। अगली शाम पैसों के लालच में जगदीश वापस उसी शमशान के बाहर पहुंचा। पिछली रात की तरह आज भी शमशान के गेट खुलने की आवाज आई और जगदीश की टैक्सी का दरवाजा भी खुला। जगदीश, मुझे पता था कि तुम वापस आओगे। आखिर इंसान है ही ऐसा, पैसे किसे नहीं चाहिए। मुझे सेक्टर नंबर 7 ले चलो। जी। आज जगदीश को पिछली रात जैसा डर नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में ढेर सारे पैसों का लालच था। वो अच्छे से गाड़ी चला रहा था। उसने गाड़ी सेक्टर नंबर 7 में लगा दी। जगदीश, पीछे मत मुड़ना, मैंने पैसे रख दिए हैं। पिछली रात की तरह वो सवारी उतर गई
और जगदीश गाड़ी लेकर निकल गया। बैक सीट पर जगदीश को फिर से पैसों की कड्डी मिली, जो देखकर जगदीश बहुत खुश हुआ। फिर ये रोज का सिलसिला बन गया। जगदीश दिन भर सोया करता, रात होते ही गाड़ी निकालता और शमशान के गेट के पास पहुंच जाता। जगदीश उस सवारी को सेक्टर नंबर 7 छोड़ा करता था और रोज उसे एक नोटों की गड्डी मिलती थी। कुछ दिनों बाद जगदीश के मन में उस सवारी के बारे में जानने की इच्छा जागी। उसने उस सवारी को पूछ लिया। बहन, बुरा नहीं मानोगी तो मैं एक सवाल पूछूं? मेरे बारे में जानना है ना तुझे, कि मैं कौन हूँ और रोज शमशान से सेक्टर नंबर 7 क्यों जाती हूँ? हाँ बहन। ठीक है, सब बताती हूँ। मेरा नाम चंद्रिका था। मैं अपने पति के साथ सेक्टर नंबर 7 के एक फ्लैट में रहती थी। हम दोनों बहुत खुश थे क्योंकि मैं गर्भवती थी। पर अचानक एक शाम जब मैं हॉस्पिटल से घर आई तो मैंने देखा कि मेरा पति मेरे ही बेडरूम में किसी औरत के साथ था। मैं बौखला गई। गुस्से में मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं और मैं घर से बाहर निकल गई। मैं गुस्से में चलते हुए रोड पर आ गई और मेरा ध्यान नहीं रहा और एक ट्रक ने मुझे उड़ा दिया। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और मेरे बच्चे को बचा लिया, पर मैं नहीं बच सकी। अपने बच्चे की शक्ल देखकर मैं मर गई। उस दिन से रोज अपने बच्चे को देखने के लिए मैं सेक्टर नंबर 7 जाती हूँ। बाप रे, आपको मुक्ति नहीं मिली? क्योंकि मेरी जान अभी भी मेरे बच्चे में अटकी हुई है। मैं रोज उसे मिलने जाती रहूंगी। ठीक है। जगदीश को अपने सवालों का जवाब मिल गया और वो लोग सेक्टर नंबर 7 भी पहुंच गए। सवारी टैक्सी से उतर गई और जगदीश को अपने पैसे मिल गए। कई और दिनों तक रोज जगदीश इस सवारी को छोड़ने आया करता था और फिर एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार थी और उसे गांव जाना था। उसने अपने चचेरे भाई से बात की। सुन राजू, मैं गांव जा रहा हूँ माँ के पास। तुझे रोज शाम को 7 बजे शमशान के गेट पर पहुंचना है और उस सवारी को सेक्टर 7 तक पहुंचाना है। और याद रखना, पीछे मुड़ के मत देखना और जो भी वो पैसे सीट पे रखे उसे उठा लेना। ठीक है भैया। वो सवारी इंसान नहीं है, भूत है, इसलिए ध्यान देना कि तू उसे देखने की कोशिश मत करना। राजू ने हामी तो भर दी, पर वो भूत प्रेतों में यकीन नहीं रखता था। अगली शाम 7 बजे राजू शमशान के गेट पर पहुंच गया। कुछ समय इंतजार करने के बाद राजू को शमशान का गेट खुलने की आवाज आई। फिर राजू की कैब का दरवाजा खुला और कोई अंदर बैठ गया। पीछे मुड़ना मत, मुझे सेक्टर 7 छोड़ दो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है। राजू गाड़ी चलाने लगा, पर वो सवारी के बारे में सोचने लगा। मुझे नहीं लगता कि ये कोई भूत होगी। लगता है इस डरावनी आवाज के पीछे कोई बहुत खूबसूरत हसीना है। शायद आवाज बदलकर मुझे डराने की कोशिश कर रही है। और क्या, भला आजकल डायन चुड़ैल। पीछे मुड़ना मत। नहीं, मैं नहीं मुड़ूंगा। राजू सोच में पड़ गया कि आखिर उसके मन की बात उस सवारी को कैसे पता चल गई। राजू गाड़ी चलाता रहा। राजू ने सोचा, सवारी देखने के लिए पीछे घूमने की क्या जरूरत है। उसने रियर व्यू मिरर को घुमाया और पीछे बैठी हुई सवारी देखी। वो बहुत ही बदसूरत भूतनी थी। बचाओ, 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 बचाओ! मैंने कहा था मुझे देखना मत। मुझे छोड़ दो मुझे, बचाओ!
भूतनी ने राजू की सीट में से अपना हाथ आर पार कर लिया और उसके शरीर से उसका दिल निकाल लिया। जब कोई चेतावनी दे तो उसे सुन लेना चाहिए। राजू को मारकर भूतनी सेक्टर नंबर 7 की ओर बढ़ गई।